दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 31 मार्च। तो चलिए 31 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। अतः पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यानी 31 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वह है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन किया गया है किसका, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वह किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। इस बात को याद रखिएगा, इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं विकल्प पे कि आखिर इसका उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण ने और ऑप्शन डी है रेखा गुप्ता ने। ठीक है, तो बताइए कि विज्ञान भवन में जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ उसका उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए उनका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह जानना है कि आखिर राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजक कौन है, आखिर इसका आयोजन किसने किया। तो इसका आयोजन किया एनजीटी ने। ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो एक तथ्य तो आपको ये मिल गया। दूसरा, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है कि कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि एनजीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है। ठीक है ना, तो एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह भी आपको जानना आवश्यक है। ठीक है ना, तो देखिए एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री न्यायमूर्ति, देखिए न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव यह जो है वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं और प्रश्न में यह पूछा जाता है। ठीक है ना, इनके बारे में पूछा जाता है कि एनजीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है। ठीक है ना, तो इतने तथ्य आपको मिल गए। अब बताइए कि अगर एनजीटी ने इसका आयोजन किया है तो उसके पीछे कारण भी होगा। ठीक है, तो उद्देश्य जान लेते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस आयोजन के पीछे। तो देखिए आप जानते हैं कि चूंकि यह पर्यावरणीय सम्मेलन है तो ऑब्वियसली इसमें पर्यावरण से जुड़ी बातें ही होंगी। ठीक है, तो यह कार्यक्रम वास्तव में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों, ठीक है ना, किससे, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने। ठीक है, किस पर चर्चा करने, चुनौतियों पर चर्चा करने, किससे संबंधित, पर्यावरण, यहां लिख देता हूं, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने और टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए इस मंच का जो है आयोजन किया गया, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है ना, अब देखिए 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये। ठीक है ना, इसमें क्या था कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना था। मैं आपको यहाँ एक लाइन में लिख देता हूं क्योंकि आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका एक उद्देश्य था। ठीक है ना, देखिए सभी बातें लिखी नहीं जा सकती लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, आप चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है ना, अब देखिए एक सवाल बनता है कि आखिर इसमें भाग किसने लिया। ठीक है, तो इसमें भाग लेने वाले जो लोग थे वो बहुत बौद्धिक वर्ग था, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें भाग लिए। किसमें भाग लिए, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसमें भाग लिए। ठीक है ना, न्यायाधीशों ने इसमें हिस्सा लिया, साथ ही जिला न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव। ठीक है, तो न्यायाधीश हो गए, जिला न्यायालय भी लिख दीजिए, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, साथ ही इनके साथ और कौन शामिल था, इनके साथ साथ जिला न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी इसमें शामिल थे। ठीक है ना, इन्होंने भी भाग लिया और
अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लिए। ठीक है, और इनका जो काम था इसमें सम्मेलन में, वह पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए यह बताने का इनका कार्य था। ठीक है, तो जितने प्रकार की चुनौतियां थी उस प्रकार से इनके जो है विचार लेने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इस जो पूरा आयोजन था इसे मुख्यतः 4 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो उन 4 बिंदुओं को जानना बहुत आवश्यक है जिन पर यह पूरा पर्यावरण सम्मेलन हुआ। आप जानते हैं चूंकि यह टॉपिक ऐसा है पर्यावरण की, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए मैं इस प्रश्न में पूरा समय दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब इन 4 बिंदुओं को जानते हैं आखिर इसमें कौन कौन सा किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रमुख बिंदु। ठीक है, मैं शार्ट में उन बिंदुओं को लिख दूंगा, बाकी मैं बोल देता हूँ पूरा। तो पहला जो प्रमुख बिंदु था वह था वायु गुणवत्ता निगरानी एवं प्रबंधन। क्या था? वायु गुणवत्ता निगरानी एवं प्रबंधन। ठीक है, एवं प्रबंधन, यह पहला बिंदु था जिस पे चर्चा की गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था जल गुणवत्ता प्रबंधन। अब देखिए वायु की बात हो गई, फिर आ जाती है बात जल गुणवत्ता की। ठीक है, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह था जल गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, और जल गुणवत्ता प्रबंधन के साथ साथ क्या है, नदियों को बचाने का उद्देश्य है, तो और नदी कायाकल्प। ठीक है, अब इसके संबंध में लोगों के विचार जानना था। ठीक है ना, कि कैसे नदियों को बचाया जाए और कैसे जल को स्वच्छ रखा जाए, गुणवत्तापूर्ण रखा जाए। ठीक है ना, अब तीसरा जो चर्चा का मुख्य विषय था इसमें, तीसरा सेगमेंट था वन एवं जैव विविधता संरक्षण। क्या था? वन एवं जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, आप जानते हैं कि यह पर्यावरण सम्मेलन था तो इसमें इसी से संबंधित विषय समाहित होंगे। ठीक है, तो वन एवं जैव विविधता संरक्षण एक इसका तीसरा महत्वपूर्ण सेगमेंट था। और चौथा जो सेगमेंट था इसका प्रमुख, वह था चिंतन और मुख्य निष्कर्ष। ठीक है, अब इसमें चिंतन किया जाएगा कि जो जो डिसीजन लोगों ने दिया है उसमें क्या क्या निकल के आया, तो चिंतन और मुख्य निष्कर्ष इस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये 4 सेगमेंट आयोजित किए गए। ठीक है ना, तो यह भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए देश के बड़े बड़े बौद्धिक लोगों ने इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की पर्यावरण सम्मेलन 2025 में, जो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उद्घाटन किया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इस जो सम्मेलन था इसका समापन किसने किया? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि इसका समापन किसने किया, तो इसका समापन किया उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने इसका समापन किया। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वह है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने इस सम्मेलन का समापन किया। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न में जितना संभव हो सकता है उतना डिटेल हमने दिया। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस साल के जो पीसीएस प्री का अभी पेपर हुआ है उस पे जाएं, तो देखिए उसने क्या किया था, उसने डेट भी मिलान करने को दिया था कि कौन सा युद्धाभ्यास कब हुआ था। ठीक है, तो अगर आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं तो इस तैयारी से जाइए, क्योंकि अगर एक आयोग ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो हो सकता है अगला आयोग भी ऐसे प्रश्न आपसे करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो इंद्र नामक जो युद्धाभ्यास होता है, सबसे पहले तो यह नौसैनिक अभ्यास होता है। ठीक है ना, नौसेना के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है कि यह भारत और रूस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, तो भारत रूस के बीच नौसेना का आयोजन किया जाता, नौसैनिक अभ्यास है इंद्र। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। अब इसका यह 14वां संस्करण था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो आयोजन हुआ वह हुआ 28 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, जब आप प्रश्नों को इतना तोड़ के पढ़ेंगे तो न तो ये भूलेंगे और न तो परीक्षा के समय ये विस्मृत होंगे। ठीक है, और परीक्षा में किसी भी स्टेप से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपको यह बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मॉस्को और ऑप्शन डी है सेंट पीटर्सबर्ग। तो बताइए कि इंद्र युद्धाभ्यास जो भारत और रूस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के बीच कहाँ किया जाएगा? जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि डाक विभाग ने किसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है ना, ऑप्शन ए है माता कर्मा, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है रानी दुर्गावती। तो बताइए कि डाक विभाग ने किसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है ना,
ए ऑप्शन सही है। और आपको बता दूं कि माता कर्मा के बारे में देखिए बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आखिर स्मारक डाक टिकट क्या होते हैं? कभी आपने इसमें विचार किया है कि आखिर स्मारक डाक टिकट क्या होते हैं, और क्या कभी आपके हाथ ऐसे स्मारक डाक टिकट लगे हैं कि नहीं लगे हैं? तो देखिए मैं आपको स्मारक डाक टिकट के बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ, ठीक है ना, आवश्यक है जानना। ठीक है, स्मारक डाक टिकट ऐसे विशेष अवसरों पे, ठीक है, कब, मैं थोड़ा सा लिखूंगा तभी आपको पता चल पाएगा। देखिए विशेष अवसरों पे, ठीक है, व्यक्तित्वों पे, विशेष व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, विशेष व्यक्तित्वों पे, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक धरोहरों, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहरों, इन बिंदुओं को इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहरों, या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जैसे चंद्रयान हो गया, ठीक है, चंद्रयान मिशन जब सक्सेस हुआ था तो उसके संबंध में भी एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना। तो कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसके लिए, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए, ठीक है ना, इनको सम्मान देने के लिए यह स्मारक डाक टिकट जारी किया जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह स्मारक डाक टिकट के संबंध में एक विशेष बात हो गई, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो स्मारक डाक टिकट होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या बहुत सीमित होती है, ठीक है ना, और यह नियमित डाक सेवाओं के लिए नहीं जारी किए जाते। लेकिन एक चीज आप सोच रहे होंगे कि अगर नियमित डाक सेवाओं के लिए नहीं जारी किए जाते तो मान लीजिए मेरे पास एक डाक टिकट है, तो क्या मैं उससे कोई पत्र प्रेषित कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो हाँ, कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 डाक टिकट जारी हुए हैं और उसमें से एक आपके पास है, आप उसे रखना नहीं चाहते, उसके द्वारा किसी पत्र को प्रेषित करना चाहते हैं, तो वह पत्र प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन यह नियमित डाक सेवाओं के लिए नहीं जारी किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकी संख्या सीमित होती है। तो अगर नियमित डाक सेवाओं के लिए यह जारी नहीं किया जाता है तो आखिर क्या होता है इनका? तो वास्तव में जो इन्हें जारी किया जाता है वह विशेष संग्रह के लिए जारी किया जाता है, ठीक है ना, किसके लिए? विशेष संग्रह के लिए। अब देखिए यहां तक आपको लाने का जो मेरा उद्देश्य था वो क्या था जानते हैं? आपने अगर कोई पीवाईक्यू पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि डाक टिकटों के संग्रह को क्या कहते हैं, ठीक है, आपको याद आया? नहीं आया तो याद करिए, डाक टिकटों के संग्रह को क्या कहते हैं, यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, संग्रह को क्या कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है और मेरा उद्देश्य आपको यहां तक पहुंचाना था, ठीक है। तो डाक टिकटों के संग्रह को कहते हैं फिलाटेली, ठीक है, फिलाटेली, ठीक है। देखिए मैं इसको स्पष्ट लिख दूं, फिलाटेली, यह है डाक टिकटों के संग्रह को क्या कहते हैं? फिलाटेली कहते हैं, और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसे डाक टिकटों को सिर्फ इसलिए जारी किया जाता है ताकि ऐसी यादों को सहेजा जा सके, संजोया जा सके, ठीक है। तो डाक टिकटों के संग्रह के लिए इन्हें जारी किया जाता है, न कि नियमित डाक सेवाओं के लिए, ठीक है। अब ये हो गई स्मारक डाक के बारे में। अब आ जाते हैं माता कर्मा के बारे में, जान लेते हैं आखिर माता कर्मा कौन है और इनके लिए यह जो है स्मारक डाक टिकट क्यों जारी किया गया है, आखिर क्या ऐसी विशेषता है, ठीक है। तो देखिए माता कर्मा मूल रूप से कहाँ की हैं? यह छत्तीसगढ़ की हैं, इस बात को याद रखिएगा। माता कर्मा कहाँ की हैं? छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है ना। और यह एक सतनामी समाज और छत्तीसगढ़ का जो अनुसूचित जाति समुदाय है उनकी देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यह एक महान भक्त थी, श्री कृष्ण और विष्णु की परम भक्त इन्हें माना जाता है, ठीक है ना। एक चीज और है, इन्होंने जीवन भर सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, ठीक है, पिछड़े वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने आजीवन प्रयास किया। यह अपना भजन कीर्तन करने के साथ साथ सामाजिक उत्थान में लगी रहती थी, ठीक है ना। यह जो है भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और उनसे समर्पित भजन कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों में लीन रहती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, सामाजिक भेदभाव के प्रति खिलाफ आवाज उठाई थी और समतावादी समाज की स्थापना के लिए, समतावादी समाज की स्थापना के लिए इन्होंने कार्य किया। और यह सतनाम पंथ से जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी थी? सतनाम पंथ से जुड़ी हुई थी, जो गुरु घासीदास द्वारा प्रवर्तित संत परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो सतनाम पंथ किसने चलाया है? गुरु घासीदास ने चलाया है और उससे इनका जुड़ाव था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ में इन्हें बड़े भाव से पूजा जाता है और इनको एक आदर्श नारी के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। और आदर्श नारी क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने न केवल धार्मिक
नेतृत्व किया बल्कि इन्होंने सामाजिक नेतृत्व भी किया, ठीक है ना। तो जाति पाति से ऊपर उठकर इन्होंने भक्ति को प्राथमिकता दी और भेदभाव रहित समाज की कल्पना की, ठीक है। कैसे समाज की? भेदभाव रहित समाज की, ठीक है, समाज की कल्पना की। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में इनके नाम पे कई मंदिर हैं, भक्ति स्थल हैं जिनकी स्थापना की गई है, इनकी जयंती भी मनाई जाती है। और हाँ, इनकी जयंती है इसी कारण से 1009वीं इनकी जयंती है और इसी कारण इनकी जयंती पर यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब कर्मा जयंती मनाई जाती है तो उस पर श्रद्धालु क्या करते हैं? भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही माता कर्मा एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थी बल्कि समाज सुधारक और आध्यात्मिक जागरूकता की प्रतीक थी, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर यह जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो इन विशेष बातों को आप याद रखिएगा, ये सभी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आज का चौथा प्रश्न है कि भारत ने परमाणु मिशन, कौन सा मिशन है? एटॉमिक मिशन के अंतर्गत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो भारत ने परमाणु मिशन चलाया है और उसके तहत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 2030 तक, ऑप्शन बी है 2035 तक, ऑप्शन सी है 2047 तक और ऑप्शन डी है 2050 तक। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए कि परमाणु मिशन के अंतर्गत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का जो भारत का लक्ष्य है वो कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2047 तक, ठीक है। सी ऑप्शन में सही है, ठीक है। अब देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर है जिसमें यह बताया गया कि देखिए परमाणु मिशन जो है यह है 2024-25 जिसे भारत सरकार ने चलाया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक मंत्री है भारत सरकार के जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, ठीक है ना। जितेंद्र सिंह एक मंत्री हैं और यह जो है राज्य मंत्री है, ठीक है। राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, यह प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं लेकिन जो है मुख्यतः यह परमाणु ऊर्जा विभाग ही देखते हैं, ठीक है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है यह जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। इनका एक स्टेटमेंट आया एक दिन कि भारत जो है, अब देखिए इनका कहना है कि 2047 तक जो भारत की ऊर्जा जरूरतें हैं वो 4 से 5 गुना बढ़ जाएंगी। तो जब ऊर्जा जरूरतें इतनी बढ़ जाएंगी तो भारत में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा ही एक ऐसा है कि जो भारत में ऊर्जा की आपूर्ति को सुचारू रूप से चला सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हमने परमाणु मिशन 2024-25 चलाया हुआ है और इसके तहत यह हमारा टारगेट है कि वर्ष 2047 तक भारत में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना। अब अगर इनसे पूछा गया कि आखिर यह कैसे पहुंचाया जाएगा तो इन्होंने कहा कि परमाणु जो ऊर्जा का क्षेत्र है इसके लिए हमने क्या किया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन के लिए, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन के लिए, उसके निर्माण के लिए और उसके संचालन के लिए, ठीक है, संचालन के लिए हमने पाबंदियां हटा दी हैं और अब हम इसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन का कार्य सौंपा जाएगा बहुत जल्द, ठीक है ना। और निजी क्षेत्र का जब सहयोग रहेगा तो सरकार वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेगी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, यह टारगेट याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज और है, अभी इन्होंने क्या किया है, मंत्री महोदय ने, राज्य मंत्री हैं जो जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक जो है SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं SMR, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, SMR अनुसंधान एवं विकास मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है, ठीक है ना। अनुसंधान एवं विकास मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, विकास मिशन का शुभारंभ किया है या शुभारंभ की घोषणा की है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसका जो उद्देश्य है, SMR का जो उद्देश्य है, इस मिशन का जो उद्देश्य है यह है 2033 तक, ठीक है, 2033 तक कम से कम 5 SMR, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 5 SMR विकसित करने का उद्देश्य है, ठीक है ना। 5 SMR विकसित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यह छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार किसी उद्योग के आसपास लगाए जा सकते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में लगाए जा सकते हैं जहां बड़े रिएक्टर न लगाए जा सके, ठीक है। तो
ऐसी जगहों पे विपरीत परिस्थितियों में इन रिएक्टरों को यूज किया जा सकता है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, इसके अनुसंधान एवं विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है और 2033 तक 5 SMR विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। देखिए, जो टारगेट है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का, वह है 2047 तक, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और परमाणु मिशन जो चलाया गया है वर्ष 2024-25 इसका वर्ष है, तो परमाणु मिशन 2024-25 को भी याद रखिएगा। इसी के तहत 2047 को तय किया गया है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर लीवर, ठीक है, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देखिए, पीटर लीवर का जो निधन हुआ है यह जो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, पीटर लीवर कहाँ के तेज गेंदबाज थे? यह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे और इनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 6वें प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का 6वां प्रश्न है कि भूकंप के कारण किस देश की प्रधानमंत्री ने अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? ठीक है, आपको पता है कि अभी 2 दिन पूर्व ही बहुत भयानक भूकंप आया था। मैंने आपको बताया था रिक्टर स्केल पर उसकी जो तीव्रता थी वो कितनी थी? 7.7। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाएगा कि हाल ही में जो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था उसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता कितनी थी? तो 7.7 थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 100% यह प्रश्न आएगा। ठीक है ना, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि इस परीक्षा में, लेकिन यह परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये अपने लिए उपयोगी बिंदु है। अब देखिए, किस देश में इस भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है भारत। तो बताइए कहां पे यह आपातकाल घोषित किया गया है? तो यह आपातकाल घोषित किया गया है थाईलैंड में। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। थाईलैंड में भूकंप के कारण आपातकाल घोषित कर दिया गया है और आप जानते हैं कि थाईलैंड और म्यांमार में बहुत जनहानि हुई है। ठीक है, तो मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो लोग बच गए हैं वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अपने घर परिवार के साथ अपना सुखी जीवन बिताएं, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। थाईलैंड की सरकार ने अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है। ठीक है ना, अब आगे चलते। हाँ, एक चीज और बताएं कि भारत सरकार ने इनकी मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, वह ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने यहां पे म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाई थी। ठीक है ना, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने क्या किया था? म्यांमार में राहत सामग्री पहुंचाई थी। इस बात को याद रखिएगा, इस ऑपरेशन को याद रखिएगा। तत्काल भारत एक्टिव हो गया और जल्दी से उसने भारत की तरफ से जो सहयोग था उसको म्यांमार को पहुंचाया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो एटीपी मास्टर्स 1000 का सेमीफाइनल मैच होने वाला है और इसमें पहुंचने वाले जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, ऑप्शन बी है सेबेस्टियन कोर्डा और ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि यह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। तो वह है नोवाक जोकोविच। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। एटीपी मास्टर्स 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब चलिए नोवाक जोकोविच के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां ले लेते हैं। ठीक है ना, यह आपको बहुत काम आएगी और बहुत आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगी। ठीक है, तो एक तो परीक्षा की दृष्टि से, ऊपर से ज्ञान भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नोवाक जोकोविच का। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म, तभी तो पता चलेगा कि इनकी उम्र कितनी है। तो इनका जन्म हुआ था 22 मई को। ठीक है, और वर्ष था 1987। ठीक है ना, और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, और यह कहाँ है? सर्बिया में है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था? उस समय यह तत्कालीन सर्बिया जो था वो किस नाम से जाना जाता था? यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, अब देखिए ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आप लगातार इनको देखते होंगे। जब भी परीक्षा में पूछा गया है कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं तो सर्बिया के हैं। ठीक है, लेकिन तत्कालीन यूगोस्लाविया में इनका जन्म हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी तक की इनकी जो उपलब्धियां हैं टेनिस क्षेत्र में, तो वह है कि कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है ना, क्या जीता है? 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, इन 24 में देखिए ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं मुख्यतः।
ठीक है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और यूएस होता है, ठीक है। तो इन 4 ग्रैंड स्लैमों को मिला के कुल 24 बार इन्होंने विजय हासिल की है, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 10 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन कितने बार जीता है, तो फ्रेंच ओपन इन्होंने 3 बार जीता है, ठीक है ना। विंबलडन कितनी बार जीता है, बस इतना ही लिख देता हूं, विंबलडन इन्होंने जीता है 7 बार, ठीक है ना। और यूएस ओपन इन्होंने जीता है 4 बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार 24 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। अब इन्होंने एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ये कई बार रहे, ठीक है। अब एक चीज और इनके साथ खास है, यह दुनिया मतलब कैरियर में गोल्डन मास्टर्स, इस लाइन को याद रखिएगा, ये बहुत काम की है, ठीक है। इन्होंने अपने करियर में गोल्डन मास्टर्स पूरा किया, ठीक है। और गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दुनिया के पहले व एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूं आखिर गोल्डन मास्टर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो दुनिया के पहले व एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन मास्टर्स पूरा किया है, और वो भी एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार गोल्डन मास्टर्स पूरा किया है, ठीक है ना। यह आप इनके बारे में यह ध्यान रखिएगा, यह इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है ना। अब देखिए गोल्डन मास्टर्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो 4 महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद होता है एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट, ठीक है। एटीपी मास्टर्स, ऐसे लिख देता हूं, एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट, ये 1000 नाम के साथ जुड़ा है, ठीक है ना, 1000 नहीं होता है टूर्नामेंट, बल्कि इसका नाम है एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब जो 4 ग्रैंड स्लैम के बाद ये होता है एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट। अब इसमें कुल कितने टूर्नामेंट होते हैं, इसमें कुल 9 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 9 टूर्नामेंट होते हैं, उस 4 से अलग है ये, इस बात को अभी से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित है, किसने एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में सबसे अधिक उम्र में भाग लिया है। तो नोवाक जोकोविच, आप जानते हैं कि इनका जन्म 1987 में हुआ था, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, 38 वर्ष है, और ये सर्वाधिक आयु के हैं जिन्होंने इसमें एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भाग लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें कुल 9 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। एटीपी मास्टर्स में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं झटके से लिख देता हूं, एक है इंडियन वेल्स, ठीक है, इंडियन वेल्स टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है मायामी ओपन, आपने नाम सुना होगा, मायामी ओपन, ठीक है। तीसरा इसमें कौन आता है, मोंटे कार्लो ओपन, ठीक है, मोंटे कार्लो ओपन, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चौथा आता है इसमें मैड्रिड ओपन, आपने सब पढ़ा होगा जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, ठीक है। चौथा क्या आता है, मैड्रिड ओपन आता है, ठीक है ना। पांचवा इसमें क्या आता है, रोम, रोम ओपन है, ठीक है, रोम आता है इसमें, ठीक है। छठवां क्या आता है, कनाडा मास्टर्स, ठीक है, छठा क्या है, कनाडा मास्टर्स है, कनाडा मास्टर्स, इस बात को भी याद रखिएगा। सातवां क्या आता है इसमें, सातवां आता है सिनसिनाटी, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, सिनसिनाटी इसी में आता है, ठीक है। कई बार हम लोग परीक्षाओं में रट के गए हैं इसको, तो सिनसिनाटी मास्टर्स किस में आता है, इसी में आता है, ठीक है ना, एटीपी 1000 में। अब आ जाता है संघाई मास्टर्स, ठीक है, आठवां क्या है, संघाई मास्टर्स, ठीक है, संघाई मास्टर्स। और नवा क्या है, नवा है पेरिस मास्टर, पेरिस मास्टर्स, ठीक है। ये सभी टूर्नामेंट के नाम है, ठीक है। तो ये 9 टूर्नामेंट एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यह 9 टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है, ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है, दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी, मात्र खिलाड़ी, अब मैं यहां लिख देता हूं टेनिस खिलाड़ी, ठीक है ना, टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह जीता है, ठीक है, जिन्होंने एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के 9 टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और, इन्होंने देखिए 2018 में एक बार जीता, ठीक है, फिर इसी को इन्होंने रिपीट किया, वर्ष 2023 में भी इन्होंने इन 9 टूर्नामेंट को जीत लिया था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 18 के बाद 5 वर्ष के अंतराल के बाद उन्होंने दोबारा यह कमाल किया, और दोबारा उन्होंने जो एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है इसके 9 टूर्नामेंट को जीता, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे ही कहते हैं गोल्डन मास्टर्स,
जिन्होंने इन 9 टूर्नामेंट को जीत लिया है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गोल्डन मास्टर्स कहते हैं, और ऐसा करने वाले नोवाक जोकोविच एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, तो ये थी इनके बारे में विशेष बातें। मुझे पता है कि अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो इसे अपने जानकारी में वृद्धि जरूर करिएगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अब देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण है ये। ठीक है ना, और इसमें आपको बताना है कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है हरियाणा। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे था, तो हरियाणा था। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्या आपके मन में यह विचार नहीं उठता कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत कह लें या कह लें इसका पहला संस्करण। ठीक है, शुरुआत कहिए या कहिए कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था। ठीक है, इसका पहला संस्करण हुआ था वर्ष 2023 में। ठीक है, और कहां से इसकी शुरुआत हुई, नई दिल्ली से। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इस खेल का जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, पहला संस्करण तो आपने देख लिया, अब दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया वर्ष 2025 में। ठीक है, वर्ष 2025 में इसका आयोजन हुआ, और कहाँ हुआ, यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है ना, अब यहाँ तक की जानकारी ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे था। तो नंबर 1 पे प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य था, यह राज्य था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा पैरा हरियाणा जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में प्रथम स्थान पे था। ठीक है, अब इसने कुछ कितने पदक जीते, तो देखिए इसने 39 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, 39 स्वर्ण पदक जीता है, नहीं सॉरी 39 नहीं, हरियाणा ने कुल 34 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 34 स्वर्ण पदक और जो है 39 रजत और जो है 31 कांस्य। ठीक है, 31 कांस्य पदक जीता है, और कुल मिला के कितना जीता, 104 पदक। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, दूसरा स्थान है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने कितना जीता, तो तमिलनाडु ने जीता है 28 स्वर्ण। ठीक है, 28 स्वर्ण, 19 रजत और कितने कांस्य हैं, 27 कांस्य हैं। कुल कितने पदक तमिलनाडु ने जीता है, 74। ठीक है ना, अब आ जाते हैं तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य रहा। यह जब 2023 का पहले पैरा गेम्स हुआ था तो यह राज्य दूसरे स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में यह तीसरे स्थान पे है। वह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते, तो 23 स्वर्ण जीता उत्तर प्रदेश, और 21 रजत और 20 कांस्य। ठीक है, तो कुल कितने पदक जीते उत्तर प्रदेश ने, 64 पदक जीते, और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रश्न को पूरा तैयार रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए कहां से कहां तक मार करने वाली VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, तो कहां परीक्षण हुआ है, उड़ीसा में परीक्षण हुआ है, और किसने किया है, डीआरडीओ ने। ठीक है, किसके लिए किया है, तो नौसेना के लिए किया है। ठीक है, और कहां से कहां तक मार करने वाली, ठीक है, मिसाइल का नाम VLSR सैम। ठीक है ना, अब बताइए कि ऑप्शन ए है सतह से सतह में, ऑप्शन बी है सतह से हवा में, ऑप्शन सी है हवा से हवा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सतह से हवा में। ठीक है, तो उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए जो VLSR सैम मिसाइल का परीक्षण किया है वह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज जानते हैं, आखिर डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ के बारे में आपको जानना है। तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है ना, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, अब यहां तक देखें तो स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, अब इसका मुख्यालय भी होगा कुछ, तो मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का, तो नई दिल्ली है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब इसका उद्देश्य भी होगा,
जब भाई किसी भी चीज की स्थापना है तो कोई निरुद्देश्य तो होगा नहीं, तो इसका उद्देश्य है भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए, भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए नई तकनीकों, ठीक है, नई तकनीकों और हथियारों का अनुसंधान व विकास, ठीक है, अनुसंधान व विकास, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यह इसका उद्देश्य हो गया। अब देखिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया पर्याप्त, ठीक है। अब इसके बारे में अब जैसे जान लीजिए अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सब डेवलप इसी ने किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं VLSR सैम क्या है, ठीक है। VLSR सैम क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ऐसे नहीं लिखा है VLSR सैम, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो VL का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च, ऐसे लिख देता हूं, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है। और SR सैम का मतलब है सरफेस टू शार्ट रेंज, पहले तो हो जाएगा शार्ट रेंज और सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू, ऐसे लिखता हूं, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो VLSR सैम का फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। अब देखिए सतह से हवा मिसाइल इसका नाम ही है, ठीक है। अगर आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और उड़ीसा में DRDO ने नौसेना के लिए इसको जो है इसका परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और रह जा रही है, इसकी मारक क्षमता कितनी दूरी तक यह मार सकता है, तो 25 से 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर 25 से 30 किलोमीटर की मारक दूरी तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट जो आप पे बम गिराने आए, वैसे फाइटर जेट को, ड्रोन को, ठीक है, या कोई हेलीकॉप्टर है या कोई क्रूज मिसाइल है, ठीक है, उसको मार गिराने के लिए, कोई क्रूज मिसाइल है उसको मार गिराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यही VLSR सैम का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज और जानिएगा, इसकी गति है सुपरसोनिक, ठीक है ना, यह सुपरसोनिक गति से काम करती है, और आपको पता है कि सुपरसोनिक गति किसे कहते हैं, आवाज की गति से तेज, ठीक है ना। तो आवाज की गति से तेज जो गति होती है उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। तो वैसे ही VLSR सैम की जो स्पीड है वह आवाज की गति से तेज है, तो वह सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया है, ठीक है। कौन सा दिवस है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब बनाया गया है। ऑप्शन ए है 25 मार्च, ऑप्शन बी है 26 मार्च, ऑप्शन सी है 27 मार्च और ऑप्शन डी है 28 मार्च। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस से क्या आशय है। तो इसे कहते हैं, देखिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस, या इसे UA डे के नाम से शार्ट रूप में जानते हैं, ठीक है ना। यह प्रत्येक वर्ष 28 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, आपको आंसर मिल गया। अब देखिए इसका जो उद्देश्य है मनाने का वह क्या है, यह देखिए डोमेन नेम सिस्टम जिसे कहते हैं DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम और ईमेल एड्रेस, ठीक है, और ईमेल एड्रेस, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा तब आपको पता चलेगा, ईमेल एड्रेस, ठीक है, इसको वैश्विक रूप से अपनाने को बढ़ावा दे, ठीक है, क्या करना, इसको वैश्विक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना, ठीक है, इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कहते हैं, ठीक है, अपनाने को बढ़ावा देना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए साथ ही इसमें और क्या है, साथ ही इंटरनेट पे सभी भाषाओं को, ठीक है, इंटरनेट पे सभी भाषाओं को और लिपियों के लिए सुलभ बनाना, ठीक है, और लिपियों के लिए सुलभ बनाना, ठीक है, लिए सुलभ बनाना, ठीक है, किसको सुलभ बनाना, इंटरनेट को, यहां लिख देता हूं, इंटरनेट को सभी भाषाओं और लिपियों के लिए सुलभ बनाना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका महत्व क्या है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट पर अंग्रेजी के अलावा, इंटरनेट पे क्या है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा है, तो अंग्रेजी के अलावा, ठीक है,
अंग्रेजी के अलावा इंटरनेट पे किसके यूज को बढ़ावा देना? अन्य भाषा जैसे हिंदी को, तमिल को, चीनी को, अरबी को, यानी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को बढ़ावा देना इंटरनेट पे, ठीक है। खासकर और उसके साथ ही डिजिटल समावेशन को बढ़ाना, ताकि सभी लोग अपनी भाषा में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। अब पता चला कि अब यूए डे का क्या महत्व है, ठीक है। यूए डे मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, ठीक है ना। अब देखिए, भारत के लिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं, लिपियां हैं। स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लोग अंग्रेजी भाषा में उतने सहज नहीं है, सरल नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या देश में बहुत कम है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में अगर इंटरनेट मिलने लगेगा तो उससे क्या होगा, उससे भारत की ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया जाता है, या यूए डे कहते हैं इसे शॉर्ट में, और प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे यानी जो 31 मार्च के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। यह प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।